बकरी एक साधारण सा जीव, लेकिन हमारी समझ से ज्यादा गुणकारी। जी हाँ, इसके दूध में ऐसे ऐसे गुण हैं जो हमें न सिर्फ स्वस्थ रखते हैं, बल्कि कई बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ प्लास्टिक का इस्तेमाल धरती और मानव दोनों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है, जिसका एक तोड़ निकाला है भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने। अब ऐसी जानकारियां किताब में छापनी हो तो वर्णमाला के बिना ये नहीं हो सकता। सोचिए, ये वर्णमाला कैसे बनी होगी? ये सारी जानकारी आज के एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी जानकारियों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान के साथ। मैं हूं राकेश अंदानिया। आज आपको बताएंगे बकरी के दूध में पाए जाने वाले विशेष प्रोटीन के बारे में। बात करेंगे आईआईएससी बेंगलुरु में विकसित पर्यावरण अनुकूल फोम पैकेजिंग की, जो बन सकती है प्लास्टिक का बेहतर विकल्प, और जानेंगे कब और कैसे शुरुआत हुई वर्णमाला की। तो चलिए शुरू करते हैं जानकारियों का ये रोमांचक सफर। बकरी के दूध में कई तरह के पौष्टिक गुण होते हैं, इसे तो आमतौर पर हम सब जानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक इसके औषधीय गुणों पर भी शोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि बकरी के दूध में पाए जाने वाला एट्रिन प्रोटीन हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने से रोक सकता है। इस जानकारी ने कई तरह के रोगों के उपचार को लेकर एक नई उम्मीद जगाई है। ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट। प्राचीन काल से ही मनुष्य का जीवन प्रकृति से घिरा रहा है और इसी प्रकृति से उसने मानव विकास के रास्ते बनाए हैं। शिकार और भोजन के तलाश में भटकते मनुष्य ने धीरे धीरे व्यवस्थित होना सीखा, जिसके बाद उसने खेती और पशुपालन को अपने जीवन में शामिल कर लिया। पशुपालन की शुरुआत ने मानव के जीवन को और अधिक समृद्ध बना दिया। शिकार के बजाय मनुष्यों ने व्यापार और यातायात के लिए पशुओं का इस्तेमाल करना शुरू किया। इस विकास में गाय बैल जैसे जानवरों के अलावा बकरियों ने भी मानव का खूब साथ दिया, क्योंकि अपने छोटे आकार और कम लागत के कारण इसे पालना ज्यादा आसान था। इसलिए इसे गरीब आदमी की गाय भी कहा जाने लगा। भारत में 20 से अधिक प्रमुख नस्लों की लगभग 15 करोड़ बकरियां हैं, जो विश्व भर में अपने गुणकारी दूध और कम वसा वाले मांस के लिए मशहूर हैं। यूरोप के बड़े देशों में तो उत्तर प्रदेश की जमुनापारी बकरियों को काफी पसंद किया गया, क्योंकि ये 8 महीने के स्तनपान के दौरान 300 लीटर दूध देती हैं। इसलिए यूरोप ने एंग्लो न्यूबियन नस्ल की बकरियों के लिए जमुनापारी बकरियों को वहां की स्थानीय नस्ल के साथ क्रॉस प्रजनन कराया। बकरियों के दूध में भी काफी पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए लाभदायक हैं। बकरियां लगभग 2 साल में प्रजनन शुरू कर देती हैं, इसलिए जल्दी दूध भी देने लगती हैं। बकरी के दूध पर अब चिकित्सीय प्रोटीन उत्पादन के लिए जैव प्रौद्योगिकी कंपनियां अध्ययन भी कर रही हैं। ऐसे ही अध्ययन से पता चला है कि बकरी के दूध में एट्रिन प्रोटीन होता है, जो रक्त को थक्का बनने से मुक्त रखता है। इस प्रोटीन की कमी से मानव शरीर में पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी फेफड़ों में खून का थक्का जमना जैसी गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ऐसे मरीजों को सप्ताह में 2 बार एंटी थ्रोम्बिन इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है, जो आमतौर पर डोनेट किए गए रक्त से निकाला जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों का दावा है कि केवल एक बकरी उतना एंटी थ्रोम्बिन बना सकती है, जितना 90,000 यूनिट मानव रक्त से प्राप्त होता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने क्लोन बकरियों में एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी औषधि का निर्माण किया है, जिसे FDA द्वारा मंजूरी मिल गई है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग ऐसी दवाएं बनाने में किया जाता है जो कैंसर जैसी बीमारियों में सहायक होती हैं। फिलहाल इस औषधि पर शोध जारी है, यानी बकरियां सिर्फ गरीब की गाय नहीं, बल्कि पूरी औषधीय गुणों से भरपूर हैं, जो मानव के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकती हैं। प्लास्टिक से होने वाला प्रदूषण दुनिया भर में चिंता का विषय बना हुआ है। खासतौर पर सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसी को देखते हुए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने मटेरियल पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक फोम का एक बायोडिग्रेडेबल विकल्प तैयार किया है। क्या है ये मटेरियल, जानने के लिए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट।
प्लास्टिक के आविष्कार ने एक ऐसा पदार्थ दे दिया जिससे जरूरत की चीजें बनाना आसान हो गया। हल्की, मजबूत और किफायती प्लास्टिक ने हर क्षेत्र में बहुत तेजी से अपना कब्जा जमा लिया और मानव जीवन का हिस्सा बन गया। लेकिन आज यही प्लास्टिक हमारे घर के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, क्योंकि इसे डिकम्पोज होने में सदियों का समय लग जाता है। खासकर सिंगल यूज प्लास्टिक कचरा सॉइल, जल स्रोत और ग्राउंड वाटर को ज्यादा प्रदूषित करता है। इनमें सुरक्षा पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक फोम का बड़ा हिस्सा है। पूरी दुनिया में प्रतिवर्ष लगभग 2.3 मिलियन टन प्लास्टिक फोम का उत्पादन होता है और रिसाइकिल न होने के चलते 99% तक लैंडफिल में चला जाता है। बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के मटेरियल इंजीनियरिंग विभाग के शोधकर्ताओं ने इसी समस्या को देखते हुए एक अभिनव जैविक फोम तैयार किया है, जो न सिर्फ उत्पादों की पैकेजिंग के लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है। इस फोम को गैर खाद्य तेलों और चाय की पत्तियों जैसे जैव पदार्थों के मिश्रण से बनाया गया है। इसमें ऐसे केमिकल बॉन्ड्स होते हैं जो बाहरी प्रभावों से तोड़े और फिर जोड़े जा सकते हैं। इस गुण के चलते इस फोम को यांत्रिक रूप से रीप्रोसेस किया जा सकता है या इन्हें 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पर्यावरण अनुकूल सॉल्वेंट में डालकर कुछ ही घंटों में नष्ट किया जा सकता है। अपनी इस खासियत के चलते ये फोम लैंडफिल में बहुत जल्द डिकम्पोज हो जाता है और इससे भूजल को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता। जिस तरह से तेजी से बिकने वाले उत्पादों का चलन बढ़ा है, उनके लिए पैकेजिंग की खपत भी बढ़ रही है। ऐसे में ये जैविक फोम पारंपरिक पैकेजिंग का सुरक्षित विकल्प बन सकता है। हालांकि इसके कच्चे माल की लागत अभी बहुत ज्यादा है, लेकिन बड़े स्तर पर उत्पादन होने से इसकी कीमतों को कम करने में मदद मिलेगी और दुनिया को प्लास्टिक कचरा कम करने का एक बेहतर समाधान मिल जाएगा। दुनिया भर में सैकड़ों ऐसी वर्णमालाएं होगी जिनमें विभिन्न भाषाओं को लिखा जाता है। ये वर्णमालाएं ही है जो हमें पढ़ने और लिखने की सुविधाएं देती है और भाषा को कम्युनिकेबल बनाती है। लेकिन सोचिए कि ये वर्णमालाएं विकसित करने में हमारे पूर्वजों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। वर्णमाला के इसी रोचक सफर की जानकारी दे रहे हैं आज के हमारे इस सेगमेंट आविष्कार जिन्होंने दुनिया बदल दी में। आज के समय में दुनिया में हजारों भाषाएं हैं और सभी भाषाओं की अपनी एक वर्णमाला है। कितनी आसानी से आप अपनी भाषा में बातचीत कर सकते हैं, लेकिन आपको याद है कि बचपन में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था भाषा की वर्णमाला और व्याकरण को सीखने में। इससे हम समझ सकते हैं कि भाषा बोलना आसान है, पर लिखने पढ़ने के लिए वर्णमाला और व्याकरण जरूरी है। वर्णमाला जो सीखने के बाद हमें इतनी आसान लगती है, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी। अक्षरों का आविष्कार मानव सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। अपने विचारों, अनुभवों और ज्ञान को तब मानव ने स्थायी रूप से दर्ज करना सीखा। इतिहासकारों की माने तो सबसे पहले लगभग 4000 साल पूर्व मेसोपोटामिया में अक्षरों की शुरुआत हुई थी। ये अक्षर चित्रों में उकेरे जाते थे। मिस्र के लोग अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए इन चित्रों का उपयोग करते थे, लेकिन यह तरीका बहुत कठिन था और इसे सीखना भी मुश्किल था। फिर लगभग 1800 ईसा पूर्व सेमेटिक लोगों ने एक नया तरीका खोजा। उन्होंने मिस्र की चित्रलिपियों को सरल बनाया और केवल ध्वनियों को दर्शाने वाले चिन्हों का उपयोग किया। इसे प्रोटो सिनेटिक लिपि कहा जाता है। यह लिपि सेमेटिक भाषाओं को लिखने के लिए उपयोग की जाती थी और इसमें केवल व्यंजन ध्वनियां होती थीं। समय के साथ ये लिपि फोनीशियन लोगों के पास पहुंची। फोनीशियन लोग बहुत अच्छे व्यापारी थे और उन्होंने इस लिपि को और भी सरल बनाया। उन्होंने इसे भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में फैलाया। फोनीशियन लिपि में केवल 22 अक्षर थे और वो बहुत ही सरल और प्रभावी थी। फोनीशियन लिपि से ही ग्रीक लिपि का विकास हुआ। ग्रीक लोगों ने फोनीशियन लिपि को अपनाया
और उसमें स्वर ध्वनियों के लिए भी अक्षर जोड़े। ये पहली वर्णमाला थी जिसमें व्यंजन और स्वर दोनों के लिए अक्षर थे। ग्रीक लिपि से ही लैटिन लिपि का विकास हुआ, जिसे रोमन लोग उपयोग करते थे। रोमन साम्राज्य के विस्तार के साथ लैटिन लिपि पूरे यूरोप में फैल गई और आज भी इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार एक जटिल चित्रलिपि से शुरू होकर वर्णमाला का विकास एक सरल और प्रभावी संचार माध्यम के रूप में हुआ। आज हम जो वर्णमाला उपयोग करते हैं वो हजारों सालों के विकास और सुधार का परिणाम है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे मानव सभ्यता ने संचार के साधनों को सरल और प्रभावी बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया है। और इस वक्त विज्ञान जगत में क्या कुछ नया हो रहा है, जानने के लिए नजर डालते हैं विज्ञान जगत की ताजा गतिविधियों पर। हाल ही में दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट स्पेसएक्स रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक पुनः आपूर्ति मिशन का हिस्सा है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि जब ये उपकरण वायुमंडल में फिर से प्रवेश करेगा तो लकड़ी का बना होने के कारण जल जाएगा। अभी तक इस्तेमाल किए जा रहे धातु से बने उपग्रह पृथ्वी के वातावरण में लौटने पर धातु के कणों को उत्पन्न करते हैं, जो पर्यावरण और दूरसंचार दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ये उपग्रह जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी द्वारा तैयार एक विशेष कंटेनर में स्थापित सुरक्षित रूप से लॉन्च किया गया। ये जल्द ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचेगा और इसकी मजबूती और स्टेबिलिटी का परीक्षण करने के लिए लगभग 1 महीने बाद इसे बाहरी अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा। शोधकर्ताओं का मानना है कि बिना धातु के उपग्रहों की श्रृंखला में ये एक बड़ी शुरुआत है। दिल्ली स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने सौर सेल प्रौद्योगिकी में एक बड़ी प्रगति की है। पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स पर उनका अभूतपूर्व कार्य उत्पादन क्रिया को सरल बनाने और लागत को कम करके सौर ऊर्जा उद्योग में क्रांति ला सकता है। परंपरागत रूप से पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स के निर्माण के लिए जटिल और महंगी एंटी सॉल्वेंट तकनीकों की आवश्यकता होती है। आईआईटी दिल्ली की टीम ने इन सेल्स को नियमित वायु स्थितियों के तहत विकसित करने में कामयाबी हासिल की है, जिससे ऐसी जटिल विधियों की आवश्यकता समाप्त हो गई है। इस उपलब्धि में शोध टीम द्वारा ग्वानिडाइन सल्फेट नमक को इस्तेमाल किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप नव विकसित पेरोव्स्काइट सेल्स ने दक्षता और स्थिरता में महत्वपूर्ण सुधार हासिल किया। उल्लेखनीय रूप से इन सेल्स ने 2000 घंटे के संचालन के बाद भी अपनी प्रारंभिक दक्षता का 87% बरकरार रखा, जो दीर्घकालिक प्रयोगों के लिए एक आशाजनक स्तर दर्शाता है। शोध दल का मानना है कि इस सफलता में सौर ऊर्जा को अधिक सुलभ और सस्ता बनाने, भारत के ऊर्जा लक्ष्यों का समर्थन करने और दुनिया भर में स्थायी ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने की क्षमता है। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ नई पुरानी रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।